Welcome guys, once again you all are welcome on Indian English Grammar. So guys, Indian English Grammar तैयारी के इस चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है वीडियो में। और आज मैं लेकर आया हूँ कि जो फ्रेजेस हमारा होता है और क्लज होता है, इसमें और इसमें क्या अंतर होता है। ऑलरेडी हम इसके पहले वीडियो बनाए हुए थे, आइडियम्स और फ्रेजेस में क्या अंतर होता है, उसका क्या डिफिनीशन होता है, उसके पूरे विवरण हमने बताए थे, राइट। लेकिन आज के इस वीडियो में ख़ास करके हम फ्रेजेस और क्लच के डिफरेंशन को क्लियर करेंगे और साथ में इसका डिफरेंस अंतर वगैरह भी क्लियर करेंगे, ताकि आपको हर चीज़ें समझ में आ जाए। मीनिंग हो, चाहे डिफिनीशन हो, यूजेज हो, वो सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। याद रखिए कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, इवन अगर आप बीएड वगैरह के एग्ज़ाम, एंट्रेंस वगैरह के लिए, सीटेट वगैरह के लिए जो भी ग्रामेटिकल इंग्लिश आती है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी एसएससी या फिर कोई एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव आप अपना तैयारी कर रहे हैं, तो इन वीडियो के माध्यम से आपको ग्रामर की प्रॉपर जानकारी मिलती रहेगी। और ये 100% मेरा प्रयास है कि करेक्ट रहे, ताकि आपको कहीं से भी कोई काट ना सके। सारी डिटेल आपको यहीं से मिलने वाली है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने सबसे पहले यहाँ पे क्लच का डिफिनीशन दिया हुआ है, क्लच की परिभाषा क्या होती है। क्योंकि इसके पहले हमने आपको फ्रेज के बारे में बताया था, तो फ्रेज के बारे में आप अभी इसमें भी बताएंगे थोड़ा सा आगे चल के। तो पहले हम इस डिफिनीशन को क्लियर करते हैं। कहा जा रहा है कि ए क्लज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। कहने का मतलब यह है कि क्लज शब्दों का वह समूह होता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, ऑलराइट। और इस बात को एक तरह से और समझ सकते हैं कि एक क्लज जो होता है इसमें ओवरऑल एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब होता है। अभी एग्जाम्पल को भी हम देखेंगे और समझेंगे, और इस क्लज के एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें इन 10 प्रकार के एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज़ें तो तय हो चुकी हैं। फिनिट वर्ब क्या होता है, इसके लिए हमने वीडियो बनाया, देख सकते हैं आप। और फिनिट वर्ब का मतलब वही होता है कि मतलब जो सब्जेक्ट होता है वह अपने नंबर और पर्सन के हिसाब से वर्ब को रखता है, और नंबर अगर सिंगुलर है तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर रहेगा। नंबर मतलब सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसका जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल में होगा, उसी को हम फिनिट वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस क्लज के एग्जाम्पल को देखेंगे। और सबसे पहले एक चीज़ें और आप जान जाइए, क्लज एक ऐसा शब्दों का समूह होता है जो अकेले नहीं होता, क्योंकि अगर वो अकेले होगा तो वह एक सेंटेंस होगा, और यह सेंटेंस का एक पार्ट होता है, मतलब सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। और एक सेंटेंस में कम से कम 2 क्लज होते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हम विवरण में आगे अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हम खास करके जान रहे हैं कि क्लज क्या होता है, इसको कैसे पहचानें। तभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ही इज़ इल therefore he has not come, ऑलराइट। यहाँ पे एक therefore नामक वर्ड लगा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यह एक कंजंक्शन है, ओके। तो जब भी एक सेंटेंस में 2 क्लज होते हैं तो वो हमेशा किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा होता है, चाहे वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो, ठीक है। उसके भी वीडियो बनाए गए हैं, आप पूरे डिटेल को वीडियो में जाकर देखें। कहने का मतलब कि आप चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो वो भी डिटेल आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी कुछ लिंक्स भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ही इज़ इल जो है यह एक क्लज है, और ही हैज़ नॉट कम यह भी एक क्लज है। और यहाँ पे भी हम देखेंगे पहले वाले क्लज में तो ही एक सब्जेक्ट है, और उसके बाद में इल जो है यह आपका एक प्रेडिकेट है, और बीच में एक आपका ये वर्ब है, राइट। अभी मेन वर्ब यही यहाँ पे काम कर रहा है, ऑलराइट। तो एक प्रकार से हम देखें तो ही, अगर फिनिट वर्ब के हिसाब से देखें तो ही आपका जो सब्जेक्ट है यह सिंगुलर नंबर में है, और इज जो लगा हुआ है यह भी आपका सिंगुलर वर्ब है, ऑलराइट। उसके हिसाब से भी सही है। वैसे ही इस क्लज में भी आप देखेंगे कि ही जो है वही आपका सब्जेक्ट है, और इसके बाद में कम जो है आपका एक प्रकार से प्रेडिकेट है इसमें, राइट। तो ऑलरेडी आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के डिफरेंस को भी नहीं जानते, तो उसके लिए भी आप इस चैनल के माध्यम से जान सकते हैं। इसमें आप नीचे वीडियो में सर्च करें जो है चैनल को पूरा ओपन करके, ऑलराइट।
तो वैसे ही इसका एक हिंदी भी यहाँ मीनिंग दिया गया, इसको समझें। कहा जा रहा है कि वह बीमार है इसलिए वह नहीं आया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक तो आपका वह बीमार है एक क्लज हो गया, और दूसरा यहाँ पे है वह नहीं आया है, यह भी एक क्लज है। ऑलराइट, तो जब इन दोनों क्लजों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया गया तो बीच में हमने एक कंजंक्शन लगा दिया, ठीक है ना। तो ये हिंदी भी हो गया, ताकि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिलाकर समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, आसानी से आप समझ सकें कि आखिर क्लज क्या होता है। ऑलराइट, तो गाइज ये तो हो गया एक पहला एग्जाम्पल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं कि रामू इज़ गुड बट हिज ब्रदर इज़ बैड। तो यह एक आपका अलग क्लज हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक अलग क्लज हो गया, जिसको जोड़ने के लिए यहाँ पे कंजंक्शन लगाया गया है। ऑलराइट, राइट, यहाँ पे आप देखेंगे इसमें भी एक सब्जेक्ट है और एक यहाँ पे प्रेडिकेट है, और इसमें भी आप देखेंगे एक सब्जेक्ट है और एक यहाँ पे प्रेडिकेट है। ऑलराइट, तो गाइज ये ऐसा शब्दों का समूह होता है इस डिफिनीशन के हिसाब से जिसमें कम से कम में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक सब्जेक्ट होता है और एक फिनिट वर्ब होता है, ठीक है ना। इस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको दिखने को तो एक ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन वही सब्जेक्ट अगले क्लज में भी काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे आप, इसका तो हिंदी यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं कि रामू अच्छा है लेकिन उसका भाई बुरा है। तो उसका भाई बुरा है में एक अलग क्लज हो गया, रामू अच्छा है एक अलग क्लज है जिसको जोड़ा गया है बट मतलब लेकिन से। ऑलराइट, ये कंजंक्शन है। तो जब भी कोई क्लज लगा हुआ है तो याद रखिएगा कि ये हमेशा किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा होता है। कंजंक्शन अगर आप नहीं जानते अच्छी तरह से तो कंजंक्शन के पूरे वीडियो मैंने इस चैनल पर बनाया हुआ है, उसे भी आप जाकर देखें। वैसे ही सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे आई वेंट व्हेन इवनिंग केम। ऑलराइट, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका हिंदी है कि शाम होने पर मैं गया। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं गया जब शाम हुई, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं शाम होने पर मैं गया। दो प्रकार के ओवरऑल यहाँ पे हम सेंटेंस तीन प्रकार के बोल सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे भी एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट का असर दोनों क्लज में है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आई वेंट एक अलग क्लज हो गया, व्हेन कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, फिर इवनिंग केम जो है एक अलग क्लज है आपका, इसका मतलब यहाँ पे भी दो क्लज लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से गाइज ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं सब के सब क्लज के एग्जाम्पल हैं। एकदम आई एम श्योर कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्लज क्या होता है और क्लज को हम कैसे पहचानें। ऑलराइट, आगे हम बात करेंगे कि जो फ्रेज़ हमारा है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, और फ्रेज़ के भी बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फ्रेज़ का पूरा डिटेल लेने के लिए आप इसके पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए फ्रेजेस डिफिनीशन है ना। सबसे पहले हम फ्रेज के डिफिनीशन की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग नाइदर सब्जेक्ट नार प्रेडिकेट। ऑलराइट, यह एक बार और हो गया, इसे कट माने, है ना। तो ये कह रहा है कि यह एक ऐसे शब्दों का समूह होता है जिसमें ना सब्जेक्ट होता है कोई, ना कोई प्रेडिकेट होता है। मतलब यह जो होता है एक सेंटेंस का पार्ट हो सकता है। जैसे आप फ्रेजेस के एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे पहले, फिर हम आपको आगे सेंटेंस में भी यूज करके दिखाएंगे। जैसे कहा गया आफ्टर ऑल, है ना। तो आफ्टर ऑल क्या है, याद रहे। जैसे मेकअप, मेकअप का मतलब क्या, पूरा करना। ऑल इन ऑल मतलब सब मिलाकर। लुक फॉर तलाश करना, है ना। ऑल ओवर सभी जगह। सी ऑफ मतलब विदाई देना। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार। एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पर, और एट फॉल्ट का मतलब गलती से, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई प्रेडिकेट है, यह एक शब्दों का अलग समूह है। और जो ओवरऑल फ्रेज है, फ्रेज का हिंदी मीनिंग वाक्यांश होता है, और क्लज का मतलब होता है आपका वाक्य खंड। ओके, तो क्लज जब भी होता है तो वह एक पूरे वाक्य में दो क्लज होता है, और फ्रेज एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। बस आपको याद रखना है कि यह ऐसा क्लज होना चाहिए
जो कि इसमें ना कोई सब्जेक्ट हो ना कोई प्रेडिकेट हो। आगे हम आपको सेंटेंस में और भी विधि से समझा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यूजेस विथ एग्जाम्पल वाले में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है कि ही इज़ ए मैन ऑफ ट्रुथ आफ्टर ऑल, है ना। हमने उसी आफ्टर ऑल को यहाँ लगाया हुआ है फ्रेज के रूप में। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि ही इज़ ए मैन ऑफ ट्रुथ। हिंदी देखें आप, वह आखिर वह सच का आदमी है ना। तो जो आखिर नामक शब्द है गाइज, ये आखिर, यह एक प्रकार का फ्रेज है, एक प्रकार का क्या है, वाक्यांश है, वाक्य का एक अंश है, क्योंकि यहाँ पे वह एक सब्जेक्ट हो गया और ओवरऑल बाकी ये आपके प्रेडिकेट है। लेकिन ये आखिर क्या है, तो आखिर क्या है, यह आपका एक फ्रेज है जिसका अंग्रेजी यहाँ पे है आफ्टर ऑल, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे ऑल इन ऑल ही वॉज ए थीफ। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो ऑल इन ऑल है यह बिल्कुल सेंटेंस से अलग है, जबकि यहाँ सेंटेंस ये है कि ही वॉज ए थीफ, मतलब वह चोर था। और हमने यहाँ पे कहा कुल मिलाकर, वह चोर था एक अलग हो गया, और हमने कहा कुल मिलाकर। तो जो कुल मिलाकर कहा यह एक फ्रेज है, यह एक वाक्यांश है, मतलब यह एक वाक्यांश है। तो इसका अंग्रेजी यहाँ पे लगा हुआ है ऑल इन ऑल, है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वाक्यांश है, मतलब जो फ्रेज है, ये बिल्कुल आपका क्लज से अलग है। क्लज में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, और एक सेंटेंस में 2 क्लज होते हैं। और फ्रेज जो होता है यह एक वाक्य का अंश होता है ना, और जिसमें ना कोई सब्जेक्ट होता है ना कोई प्रेडिकेट होता है, जिसको आपने हिंदी में भी समझ रहे हैं और इंग्लिश में भी समझ रहे हैं आसानी से। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे कि तेंदुलकर इज़ फेमस, तेंदुलकर फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑल ओवर यहाँ पे जो है इसका हिंदी है पूरी नामक शब्द, मतलब हर जगह कह सकते हैं। तो एक प्रकार से ऑल ओवर का मतलब है हर जगह। तो ये हर जगह जो है या पूरी जो शब्द है यह आपका एक प्रकार का फ्रेज है इस सेंटेंस में, ठीक है ना। फ्रेज अलग से भी लोग याद करते हैं, फ्रेज का यूज हम सेंटेंस में भी करते हैं, और अगर आप इंग्लिश बोलना है तो उसमें भी यूज करते हैं, लिखते हैं तो भी यूज करते हैं, मतलब हर जगह यूज किया जाता है, ठीक है ना। वैसे एक और एग्जाम्पल, राजू इज़ नॉट ए थीफ एट ऑल, है ना। तो हिंदी है कि राजू चोर नहीं है, लेकिन एक शब्द आ गया इसमें बिल्कुल। तो इस बिल्कुल की अंग्रेजी हमने यहाँ पे बनाई एट ऑल। तो ये एट ऑल जो है ये आपका फ्रेज है ना। तो ये क्लियर हो गया गाइस। और एक लास्ट सेंटेंस में देखेंगे, शी विल नॉट हेल्प यू एट एनी कॉस्ट, है ना। हिंदी है शी विल नॉट हेल्प यू का, वह आपकी या तुम्हारी मदद नहीं करेगी, है ना। एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पर। तो जो आपका किसी भी कीमत पर ये शब्द है या शब्दों का ये जो समूह है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ आप ढूंढेंगे तो ओवरऑल नहीं मिलेगा। जैसे वर्ड मीनिंग होता है तो वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है, लेकिन यह शब्दों का समूह है, वर्ड्स का ग्रुप है। तो इसी को हम क्या कहते हैं भाई, फ्रेज कहते हैं, ठीक है। तो गाइज आई एम श्योर कि इस वीडियो के द्वारा आपको फ्रेज और क्लज पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। बाकी अन्य बहुत सारे वीडियो मैं आपको इस चैनल पर लेकर आने वाला हूँ। कंटिन्यू आप ग्रामर की इंग्लिश की पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी क्लास में आप हों, चाहे छोटी क्लास हो बड़ी क्लास में हो, और ग्रामर की पूरी डिटेल आपको मिलती रहेगी धीरे धीरे। तो चलते रहे मेरे साथ। अभी तक कंटिन्यू नहीं है तो ज़रूर कंटिन्यू हो जाए सब्सक्राइब करके, अभी फ्री चल रहा है। और फ्यूचर में जो है आपको ये वीडियोज़ पेड भी मिल सकता है, और इसलिए अभी आप फ्री में कंटिन्यू हो जाएं ताकि आपको आसानी से पढ़ाई मिलती रहे। और साथ में एक चीज़ और बता दूं कि स्पोकन क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहें ऑनलाइन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक स्पोकन क्लास का भी लिंक है, उस पर टच करके आप स्पीकिंग के तमाम जो है सेंटेंस सीख सकते हैं और ट्रिक सीख सकते हैं कि आप अंग्रेजी में कैसे बातचीत कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।